हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह और हम जो है उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन का जो पीजीटी का बॉटनी का एग्ज़ाम हुआ था इस बार, उसके क्वेश्चन का आपको आंसर दे रहे थे और पॉसिबल एक्सप्लेनेशन भी दे रहे थे, जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर 56 तक का हो गया था। बाकी वो 3 पार्ट में मैंने कवर कर दिए थे। इस पार्ट नंबर 4 में मैं क्वेश्चन नंबर 57 से लेकर क्वेश्चन नंबर 70 तक के क्वेश्चन का आंसर दूंगा और उनके पॉसिबल एक्सप्लेनेशन भी आपको दूंगा। क्वेश्चन नंबर 57 पे आते हैं। इन विच स्पीशीज ऑफ रिक्शिया द स्केल्स आर एब्सेंट और इनडिस्टिंक्ट। पूछ रहा है एक रिक्शिया जो कि ब्रायोफाइटा का मेंबर है, उसमें किसमें जो स्केल्स होते हैं वो एब्सेंट या इनडिस्टिंक्ट होते हैं। तो रिक्शिया के जितने भी टेरेस्ट्रियल स्पीशीज़ होते हैं वहाँ पे आपको स्केल्स राइजॉइड तो होते हैं लोअर सरफेस में, साथ में आपको स्केल्स भी देखने को मिलेंगे जो कि मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं। और ये जो होता है आपको रिक्शिया फ्लोइटान्स जो कि एक एक्वाटिक स्पीशीज़ है। तो रिक्शिया के वे स्पीशीज़ जो टेरेस्ट्रियल कंडीशन में पाए जाते हैं उनमें आपको स्केल्स देखने को मिलेंगे, पर एक्वाटिक कंडीशंस वाले रिक्शिया के स्पीशीज़ में स्केल्स एब्सेंट होते हैं। और यहाँ पे रिक्शिया का जो स्पीशीज़ एक्वाटिक है वो है रिक्शिया फ्लोइटान्स। ठीक, एक ये भी इस पे क्वेश्चन बनता है कि रिक्शिया का कौन सा स्पीशीज़ एक्वाटिक है, तो वो रिक्शिया फ्लोइटान्स ही है। क्वेश्चन नंबर 58 पे आते हैं। पीट डेड पार्ट ऑफ स्पैग्नम। स्पैग्नम भी एक ब्रायोफाइट है, हायर ब्रायोफाइट है। पूछा है कि जो इससे पीट बनता है वो उसमें क्या रिच होता है, कार्बन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन। तो जो आपका पीट होता है स्फैग्नम का, उसमें आप देखेंगे कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है और उसमें भी सबसे ज़्यादा आपका कार्बन का परसेंटेज होता है। करीब 50 to 60% जो अमाउंट होता है पीट का वो आपका कार्बन होता है। इस वजह से इसका करेक्ट ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 59 पे हम आते हैं। लीव्स बीयरिंग स्पोरेंजिया आर कॉल्ड। स्पोरेंजिया क्योंकि लीफ पे ग्रो करते हैं, आप देखेंगे टेरिडोफाइट्स में, ठीक है, मेनली आपको जो स्पोरेंजिया मिलेंगे, जो जैसे कि माइक्रोस्पोरेंजिया हुआ तो वहाँ पे माइक्रोस्पोर होंगे, मेगास्पोरेंजिया हुआ तो वहाँ पे मेगास्पोर बीयरिंग स्ट्रक्चर्स होंगे, ये लीफ पे पाए जाते हैं। तो ऐसे लीफ जो स्पोरेंजिया बियर करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, तो ये बहुत ईजी है आपका, दे आर कॉल्ड एज स्पोरोफिल। क्वेश्चन नंबर 60 पे आते हैं। प्लांट इन विच द वैस्कुलर टिश्यू नॉर्मली डेवलप्स इन द गेमेटोफिटिक जनरेशन इज। पूछा है यहाँ पे कि गेमेटोफिटिक जनरेशन में किस प्लांट में वैस्कुलर टिश्यू डेवलपमेंट होता है। तो अगर आप गेमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक जनरेशन देखेंगे एल्गी में, तो वहाँ पे गेमेटोफिटिक जनरेशन और स्पोरोफिटिक जनरेशन में मेनली एल्गी में से आप अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोलते हैं, उसमें कई सारे डिफरेंट पाए जाते हैं अलग अलग एल्गल ग्रुप में। अगर हम ब्रायोफाइटा पे आते हैं तो मेन प्लांट बॉडी आप पढ़ते हैं वो गेमेटोफिटिक जनरेशन होता है। और अगर हम वैस्कुलर सिस्टम की बात करें तो वैस्कुलर सिस्टम आपका स्टार्ट होता है कहाँ से, टेरिडोफाइट से स्टार्ट होता है। गेमेटोफिटिक जनरेशन में आपको वैस्कुलर टिश्यू देखने को नहीं मिलता है, ऑल्दो देयर इज ए स्ट्रक्चर कॉल्ड लेप्टॉइड एंड हाइड्रॉइड जो कि प्रेजेंट होता है गेमेटोफिटिक जनरेशन में, पर वो वैस्कुलर सिस्टम नहीं होता है। और जो आपका गेमेटोफिटिक जनरेशन है, जैसा कि आप हायर प्लांट ग्रुप में जाते हैं, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, तो गेमेटोफिटिक जनरेशन जो होता है और रिड्यूस होता जाता है, कुछ ही सेल्स के वो गेमेटोफिटिक जनरेशन रह जाते हैं। तो वहाँ पे जो वैस्कुलर टिश्यू है उसकी पॉसिबिलिटी और ख़त्म हो जाती है। अब यहाँ पे जो आपसे पूछा गया है मेंबर्स लाइकोपोडियम, मार्सिलिया, साइलोटम या सेराजिनेला, इन मेंबर्स में वैस्कुलर टिश्यू आपको स्पोरोफिटिक जनरेशन में देखने को मिलता है। ऐसा मैंने कोई भी मेंबर नहीं पढ़ा जिसके गेमेटोफिटिक जनरेशन में वैस्कुलर टिश्यू हो। तो ये क्वेश्चन गलत है, ये क्या है इसके बारे में आइडिया नहीं। क्वेश्चन नंबर 61 पे आते हैं। इन द स्टेम ऑफ सेलाजिनेला स्पिनुलोसा द जाइलम इज। कह रहा है कि जो सेलाजिनेला का स्टेम होता है उनमें ये मेनली ये स्पीसीज आपका स्पिनुलोसा, वहाँ पे जाइलम कैसा होता है, एक्सर्ग, मीजर्ग, सेंटर का इंडर। तो ये जो एक्सर्ग, इंडर, ये सब सारे कंडीशन होते हैं। जो फर्स्ट फॉर्म आपका जाइलम और फ्लोएम होता है, उसमें जो होता है, जो फर्स्ट फॉर्म जाइलम है उसका पोजीशन कहाँ है और जो लेटर फॉर्म जाइलम है उसका पोजीशन क्या है, उसके बेसिस पे होता है। फर्स्ट फॉर्म जाइलम को हम क्या बोलते हैं, प्रोटोजाइलम बोलते हैं, और लेटरली जो लेटरल में जो डेवलप होता है उसको हम मेटाजाइलम बोलते हैं। उसके पोजीशन पे अगर वो अंदर की तरफ रहता है, स्टेम के जो मेन एक्सिस रहता है उसके सेंट्रल पोजीशन पे रहता है, और मेटाजाइलम पेरीफेरी पे रहता है, तो वो क्या कहलाता है, इंडर कंडीशन। इसके जस्ट अपोजिट अगर आपका प्रोटोजाइलम आउटर साइड पे है और सेंट्रल की तरफ आपका क्या है, मेटाजाइलम है, तो उस कंडीशन को हम एक्सर्ग कंडीशन बोलते हैं। जो सेलाजिनेला के जो मेनली स्पीशीज़ हैं उनमें आपको एक्सर्ग कंडीशन देखने को मिलेगा। और क्योंकि इसका रेफरेंस कहीं पे नहीं है कि सेलाजिनेला स्पिनुलोसा, ना तो कोई रिसर्च आर्टिकल इसमें मिला ना तो कोई बुक कि इसमें कौन सा कंडीशन होगा, तो इसीलिए होप कि इसमें एक्सर्ग कंडीशन होगा, क्योंकि मेनली सेलाजिनेला में स्टेम में एक्सर्ग कंडीशन देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 62 पे आते हैं। इन विच प्लांट वेंट्रल कैनाल सेल्स आर एब्सेंट। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, क्वेश्चन में पहली बात तो पूरे पेपर में बहुत सारा गड़बड़ी दिया हुआ है, ठीक,
तो यहाँ पे इसे वेंट्रल लिखा है पर यहाँ पे वेंटर होना चाहिए, वेंटर कैनाल सेल करेक्ट होता है। तो आप देखेंगे कि पाइनस में और साइकस में वेंटर कैनाल सेल होता है, पर यहाँ पे नीटम और टैक्सस दोनों में आपका वेंटर कैनाल सेल नहीं पाया जाता है। तो इसके करेक्ट ऑप्शन कौन से होंगे? दोनों के दोनों होंगे, टैक्सस और नीटम। क्वेश्चन नंबर 63 पे आते हैं। द जिम्नोस्पर्म रिजेंबल्स विद द टेरिडोफाइट इन हैबिट। कि जिम्नोस्पर्म अगर टेरिडोफाइट से रिजेंबलेंस है उसके अंदर, तो वो कौन से कैरेक्टर हैं जो कि यहाँ पे स्टेटमेंट दिए गए हैं वो उसको जस्टिफाई करते हैं। देखिए, एक प्लांट ग्रुप अलग प्लांट ग्रुप से बहुत सारे उनके, क्योंकि प्लांट ग्रुप ही हैं, उनसे एवोल्यूशन हुआ है एक दूसरे प्लांट ग्रुप का, तो उनमें बहुत सारी सिमिलरिटीज़ भी होती हैं और डिसिमिलरिटीज़ भी होती हैं। कोई भी आप बुक पढ़ेंगे अच्छी, तो वहाँ पे आपको जो भी प्लांट ग्रुप होंगे उसके पीछे आपको उनके मेंबर्स के बीच में जो जनरल कैरेक्टर्स आप पढ़ते हैं, तो जैसे जिम्नोस्पर्म है तो जिम्नोस्पर्म के एफिनिटीज़ क्या हैं टेरिडोफाइट से और एंजियोस्पर्म में, वो आप पढ़ते हैं। एफिनिटीज़ में दो टाइप की चीज़ें आती हैं, सिमिलरिटीज़ और डिसिमिलरिटीज़। तो जिम्नोस्पर्म का सिमिलरिटी क्या है टेरिडोफाइट से? बहुत सारे कैरेक्टर हैं जिसमें आप सिमिलरिटीज़ बता सकते हैं टेरिडोफाइट से, और बहुत सारे कैरेक्टर हैं जो आप डिसिमिलरिटीज़ भी बता सकते हैं। सेम आप एंजियोस्पर्म के साथ भी जिम्नोस्पर्म का बहुत सारे सिमिलरिटीज़ और डिसिमिलरिटीज़ बता सकते हैं। पर यहाँ पर रिजेंबलेंस पूछा है, दैट मीन सिमिलरिटी विथ टेरिडोफाइट। यहाँ पे है कि टेरिडोफाइट जिम्नोस्पर्म दोनों में इंटरवैस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं लीव्स में, या जो कि दोनों हेट्रोस्पोरस है टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म। मेनली सारे मेंबर्स तो नहीं होते टेरिडोफाइट्स में, उनके कुछ मेंबर हेट्रोस्पोरस भी है, क्योंकि हेट्रोस्पोरी इसी में डेवलप हुआ पहली बार टेरिडोफाइट्स में। फिर दोनों में एंडोस्पोरिक गेमेटोफाइट्स होते हैं, या सी दोनों टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म में एक्सोस्पोरिक गेमेटोफाइट होती हैं, या डी बोथ टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म पजेस एक्सर्क वैस्कुलर बंडल्स इन लीफ। तो आप यहाँ पे देखेंगे जो करेक्ट इसका आंसर होना चाहिए वो है आपका बी, कि दोनों जो हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स की बात करें, क्योंकि मैंने बताया कि मेनली जो मेंबर टेरिडोफाइट के होते हैं वो होमोस्पोरस होते हैं, क्योंकि जो स्पोरोफाइट से जो स्पोर बनता है दे आर ऑल अलाइक, वो सभी एक दूसरे के सिमिलर होते हैं। और हेट्रोस्पोरी भी कुछ 6 या 8 जीनस में आपको देखने को मिलता है टेरिडोफाइट में। तो यहाँ पे केवल हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स की बात हुई। जो हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स होते हैं और जिम्नोस्पर्म के बीच में ये सिमिलरिटी है कि दोनों में एंडोस्पोरिक टाइप ऑफ गेमेटोफाइट्स होते हैं। दैट मीन्स जब वहाँ पे जो आपका एम्ब्रियो बनता है, जब वो ग्रो करना स्टार्ट होता है, जो उसका मेन एक्सिस होता है वो नीचे की तरफ होता है, ऊपर की तरफ नहीं, जैसा कि हमें ब्रायोफाइट्स में देखने को मिलता है, जिसको हम एक्सोस्कोपिक कंडीशन बोलते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 64 पे आते हैं हम। जिम्नोस्पर्म डिफर्स फ्रॉम एंजियोस्पर्म इन हैविंग। जिम्नोस्पर्म जो होता है एंजियोस्पर्म से कैसे डिफर करता है? 4 यहाँ पे स्टेटमेंट हैं। जिम्नोस्पर्म में कोन जो होता है बाइसेक्सुअल होते हैं, वेयर एंजियोस्पर्म में जो फ्लावर होते हैं ये यूनिसेक्सुअल होते हैं। ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, क्योंकि आप देखेंगे कि एंजियोस्पर्म में जो फ्लावर्स होते हैं ऐसा नहीं कि वहाँ पे मेनली यूनिसेक्सुअल होते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। बी पे आते हैं। नीटम पजेस आर्चिगोनिया वेयर एंजियोस्पर्म लैक आर्चिगोनिया। नीटम जो कि एक एडवांस मेंबर है जिम्नोस्पर्म का, उसका ये फीचर है कि वहाँ पे आर्चिगोनिया जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो अब्सेंट होता है, और ये मेनली एंजियोस्पर्म का भी कैरेक्टर है कि एंजियोस्पर्म में आर्चिगोनिया नहीं पाया जाता है। ठीक, तो नीटम और एंजियोस्पर्म दोनों में आर्चिगोनिया नहीं पाया जाता, तो ये भी स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। ऑप्शन नंबर सी पे आते हैं। जाइगोट एग्जिबिट फ्री न्यूक्लियर डिवीजन इन जिम्नोस्पर्म बट नॉट इन एंजियोस्पर्म। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है यहाँ पे करेक्ट है। जाइगोट आप देखेंगे जो जिम्नोस्पर्म में है, जब वो डिवीजन उसमें स्टार्ट होता है तो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन पहले उसमें होता है जिम्नोस्पर्म में, पर एंजियोस्पर्म में जाइगोट में जब डिवीजन होता है तो साथ ही साथ में वॉल फॉर्मेशन भी होता है। डी पे देख लेते हैं कि जिम्नोस्पर्म सो डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन वेयर एज एंजियोस्पर्म इट इज एब्सेंट। पर जिम्नोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन या ट्रिपल फ्यूजन नहीं होता है, ये मेनली एंजियोस्पर्म का फीचर है। तो जिम्नोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म होता है वो हैप्लॉइड होता है इस वजह से, क्योंकि वहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो ये एंजियोस्पर्म का फीचर है। तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 65 पे आते हैं। फीमेल स्ट्रबुलस पूछा है किसमें एब्सेंट होता है। तो अभी आपसे पूछा गया था कि जो वो बनते हैं स्पोरोफिल्स, ठीक, तो कभी कभी क्या होता है बहुत सारे मेंबर्स हैं उनमें आपको ये लूजली अरेंज दिखेंगे, किसी किसी में एक कॉम्पैक्ट कोन बनाते हैं, किसी किसी में जैसे साइकस है वहाँ पे आपको मेल स्ट्रोबलस देखने को मिलेगा लेकिन फीमेल स्ट्रोबलस देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आपका दो मेंबर साइकस और टैक्सस ऑप्शन नंबर बी और डी दोनों में आपको फीमेल जो स्ट्रोबलस हैं वो देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ पे जो स्पोरोफिल्स हैं वो लूजली अरेंज होते हैं, इनमें कॉम्पैक्ट कोन नहीं बनता है।
क्वेश्चन नंबर 66 पे आते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट है, डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ पे स्टार्ट होता है? ऑप्शन नंबर ए फुली मेथिलेटेड ओरिजिन्स, बी नॉन मेथिलेटेड ओरिजिन्स, सी रैंडम लोकेशंस और हेमी मेथिलेटेड ओरिजिन। तो आप रेप्लिकेशन पढ़ेंगे, डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये मिलेगा कि जो फुली मेथिलेटेड ओरिजिन्स होते हैं डीएनए रेप्लिकेशन के लिए, वही जो साइट्स होते हैं ओरिजिन्स वो रेडी होते हैं डीएनए रेप्लिकेशंस के लिए। तो इसका ऑप्शन क्या होगा आपका? ए फुली मेथिलेटेड रीजन्स आर द साइट्स वेयर डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 67 पे आते हैं। ड्यूरिंग इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलोकेशन इन बैक्टीरिया विच फैक्टर प्रिवेंट्स लार्ज सबयूनिट ऑफ राइबोसोम फ्रॉम बाइंडिंग टू मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल। तो आप देखेंगे प्रोकैरियोट्स में मेनली 3 इनिशिएशन फैक्टर्स हैं, इनिशिएशन फैक्टर 1, इनिशिएशन फैक्टर 2, इनिशिएशन फैक्टर 3। तीनों का अलग अलग रोल है। इनिशिएशन फैक्टर कुछ करता है, इनिशिएशन फैक्टर 2 कुछ करता है, इनिशिएशन फैक्टर 3 कुछ करता है। इनमें से आपका इनिशिएशन फैक्टर 3 जो है ये क्या करता है? ये प्रिवेंट करता है जो लार्ज सब यूनिट होता है राइबोसोम का, उसको मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल से बाइंड होने से ये रोकता है। ठीक, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इनिशिएशन फैक्टर 3। क्वेश्चन नंबर 68 पे आते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ एलोलैक्टोज लैक रिप्रेशर, ये जीन रेगुलेशन में आता है। आपको जो लैक ओपेरॉन आपने पढ़ा होगा, लैक ओपेरॉन में क्या होता है? जब एलोलैक्टोज या लैक्टोज प्रेजेंट होता है, क्योंकि वहाँ पे रिप्रेसर प्रोटीन जो होता है सेल्स में बनता रहता है और वो ऑपरेटर पे जाके इन द एब्सेंस ऑफ एलोलैक्टोज या लैक्टोज, उसके एब्सेंस में वो रिप्रेसर जो होता है ऑपरेटर से जाके बाइंड करे रहता है। लेकिन जब आपका एलोलैक्टोज या लैक्टोज प्रेजेंट रहता है तब ये जाके रिप्रेसर के साथ बाइंड करता है, और इस कंडीशन में जब एलोलैक्टोज रिप्रेसर के साथ बाइंड हुआ हो तब वो इस कंडीशन में ऑपरेटर से जाके बाइंड नहीं कर सकता है। और क्या होगा उसमें? जो जीन्स हैं ZYA करके, वो उनका सारे का एक्सप्रेशन होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 69 पे आते हैं। व्हाट टाइप्स ऑफ चेंजेस टेक्स प्लेस इन आरएनए प्रोसेसिंग? आरएनए प्रोसेसिंग में कौन कौन से आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे? तो देखिए, आरएनए प्रोसेसिंग जब भी होता है सेल्स में तो उसमें आपको मेथिलेशन ऑफ बेसिस देखने को मिलेगा। जो लार्ज प्रिकर्सर पहले बनता है ट्रांसक्रिप्शन के बाद, उनका क्लीवेज भी होता है। ठीक, क्योंकि वो क्लस्टर्ड रहते हैं। और जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनका ट्रिमिंग भी होता है एंड से। तो ये तीनों चीज़ें होती है, चौथा छोड़ के। अब इसमें से कोई ऐसा पूछा नहीं गया है, एक ही केवल ऑप्शन नहीं सही होगा इसमें, इसके तीनों ऑप्शन सही रहेंगे, पर अब इसमें कुछ ऐसा दिया नहीं हुआ। इसमें एक ही ऑप्शन चूज़ करने को दिया हुआ है, तो क्यों ऐसा नहीं पता। क्वेश्चन नंबर 70 पे आते हैं। हु फर्स्ट यूज एंजाइम टू रिलीज प्रोटोप्लास्ट? प्रोटोप्लास्ट को रिलीज़ करने के लिए किसने सबसे पहले एंजाइम यूज़ किया? तो ये कॉकिंग थे, इन्होंने 1960 में पहले एंजाइम का यूज़ किया जिससे प्रोटोप्लास्ट रिलीज़ हो सके। प्रोटोप्लास्ट इज नथिंग बट द सेल विदाउट इट्स सेल वॉल। क्वेश्चन नंबर 71 पे आते हैं। चूज द करेक्ट सीक्वेंस फॉर रीजनरेशन ऑफ सोमा क्लोन वेरिएशन विदाउट इन विट्रो सिलेक्शन। दो टाइप का यहाँ पे जो रीजनरेशन है सोमा क्लोन वेरिएशन का, वो होता है एक इन विट्रो, एक विदाउट इन विट्रो। और विदाउट इन विट्रो जब आप पढ़ते हैं, ये आप अगर पढ़ेंगे तो काफ़ी इजी है कि विदाउट इन विट्रो सिलेक्शन में क्या होता है? एक्सप्लांट लेते हैं, फिर एक्सप्लांट से उसके डिराइव कैलस डिराइव होता है, शूट रीजनरेशन होता है। इसके बाद प्लांट को हम फील्ड में ट्रांसफ़र कर देते हैं। फील्ड में ट्रांसफ़र करने के बाद स्क्रीनिंग होती है डिज़ायरेबल टेट की, और फिर उसके एग्रोनॉमिक ट्रायल्स किए जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है। बाकी सारे ऑप्शन में इसी का रैंडम प्लेसेस पे रखा गया है जो सारे स्टेप्स हैं, तो इसका बी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 72 पे आते हैं। द पोमैटो इज अ सोमैटिक हाइब्रिड दैट वाज फर्स्ट अचीव बाय। पोमैटो आपको पता है, ये पोटैटो और टोमेटो का सोमैटिक हाइब्रिड है, और ये सबसे पहले किसने बनाया था? इसको बनाया था मेल्चर्स एट अल ने 1978 में। तो इसको ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 73 पे आते हैं। द विरलेंस जीन्स दैट बाइंड्स सिंगल स्टैंडर्ड टीडीएनए एंड ट्रांसपोर्ट टीडीएनए इनटू द प्लांट सेल न्यूक्लियस। विरलेंस बहुत सारे जीन्स हैं, उनका अलग अलग रोल है। इसका सबका रोल आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये किसी भी एग्जाम में अलग अलग किसी का भी फंक्शन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो आपका विर D2 है, इसका ये रोल है कि ये बाइंड करता है सिंगल स्टैंडर्ड टीडीएनए से और उसका ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट सेल न्यूक्लियस में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 74 पे आते हैं। प्रोटोप्लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन फ्रीक्वेंसी कैन बी इंक्रीज बाय। प्रोटोप्लास्ट का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है इंक्रीज किससे की जा सकती है? तो पेग एक केमिकल है जिसका फुल फॉर्म है पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल। इसका यूज़ करके हम प्रोटोप्लास्ट का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसकी फ्रीक्वेंसी को हम इंक्रीज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 पे आते हैं। इंसेक्ट रेसिस्टेंट IPT जीन है
वो ऑब्टेन होता है किस बैक्टीरिया से, बैसिलस thuringiensis, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस, स्ट्रेप्टोमाइसीज और फोटोरैप्टस ल्यूमिनेसेंस। तो जो IPT जीन है, ये इंसेक्ट रेजिस्टेंट जीन है, ये हम ऑब्टेन करते हैं एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस से। क्वेश्चन नंबर 76 पे आते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन हम अटेंड करेंगे इस वीडियो में। न्यूट्रिएंट्स दैट आर इन्वॉल्व इन रिडॉक्स रिएक्शंस। तो अगर आपने कॉम्प्लेक्सेस पढ़े होंगे, जैसे रिस्पिरेशन में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में होते हैं, तो वहाँ पे जो आपका कॉपर है, कॉपर यूज़ होता है रिडॉक्स रिएक्शन में। इसके कई ऑक्सीडेटिव फॉर्म्स है, Cu2+, Cu3+। तो ये जो होता है रिडॉक्स रिएक्शन में बहुत ज़्यादा प्लांट सेल्स के द्वारा यूज़ होता है, ठीक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी, कॉपर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 57 टू क्वेश्चन नंबर 76। बाकी जो सारे क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। होप कि वो लास्ट वीडियो होगा जिसमें जो बाकी के बचे 24 क्वेश्चंस हैं वो हम अटेंड कर देंगे, ठीक। और अगर आप इन सब की तैयारी के लिए कुछ आपको बुक्स जानने हैं, कौन से बुक्स अच्छे हैं, तो यहाँ पे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे के रखे हैं कुछ अच्छे बुक्स का, जिसका आप यूज़ कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए, जो कि जिस लेवल के यहाँ पे क्वेश्चन आए हैं उसको कवर करने के लिए वो काफ़ी है। तो देखते रहिए हमारे साथ सब बॉटनी, वेट कीजिए हमारे लास्ट वीडियो का, जहाँ पर हम पूरा क्वेश्चन पेपर उनका सोल्यूशन ख़त्म कर देंगे। ओके, तो देखते रहिए हमारे साथ सब बॉटनी, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।